अब 2023 को आमंत्रित किए गए मिलेगा ना आपको, मैं अध्यक्ष से निवेदन करूंगा एक बार पूरी बात को सुन लो। आमंत्रित किए फिर उस पर उच्च न्यायालय के स्थगन से फिर ये रोक लगाई इन्होंने जो रोक हटने के बाद पुनः ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपका उत्तर पूरा सुन लो। मंत्रिमंडल के द्वारा 2022 को ये योजना स्वीकृत की गई थी और इसी के साथ इन्होंने अभी इसके तक आप टेंडर प्रक्रिया के लिए स्मार्ट मीटर काम से भी प्रारंभ किया, अभी तक आप बिल हमारे से पहले 2 महीने में टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसको हमने केवल आगे बढ़ाने का काम किया है। 2 महीने में चुकाते थे, इन्हीं के कार्यकाल में आप इसमें नॉर्मल में अब आपने कर दिया 1 महीने में जनता को बिल चुकाना है इलेक्ट्रिसिटी का। 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किए मीटर गए में उसको जो आपके भारत सरकार की थोपी हुई योजना है स्मार्ट मीटर की, आपने हमारा पैसा रोका और 10-23 को रोक हटने के एडवांस पैसा बाद लेंगे प्रक्रिया पब्लिक से। और दूसरी चीज जो CEW है, काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट एंड वाटर, उसमें जो 33% उनने एडवांस में जो पैसा दिया लोगों ने, उनकी लाइटें आपने काट दी। ये ऑल ओवर इंडिया का सर्वे है, आपकी स्टेट का नहीं है। ये CEW का सर्वे है जो ये कहता है कि 33% एडवांस वालों के बिजली के मीटर कट। नहीं, अरे प्रश्न पूछे, ये प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अरे अध्यक्ष महोदय, आप भी कहा है आ रहे हो। कि स्मार्ट मीटर जो है वो हमने थोपी भी योजना नहीं है। स्मार्ट मीटर में RDSS में ये ऑप्शन है कि अगर स्टेट चाहे तो वो स्मार्ट मीटर की योजना को स्वीकृत करे, स्टेट नहीं चाहे तो नहीं करे। आपके कई राज्यों ने इसको स्वीकृत नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो वहां नहीं लग रहे। कर्नाटक में आपके यहाँ लग रहे हैं क्योंकि आपने उस समय अपने मंत्रिमंडल में इसको स्वीकार किया है। वहां क्यों लग रहे हैं, वहां नहीं लग रहे। अरे माननीय सदस्य, आप बीच में स्वीकार किया है। माननीय सदस्य राजो, नो आपके अगर दो हो आप गए। चाहते कि आप स्वीकार नहीं करते तो ये नहीं लगते आपके मंत्रिमंडल का। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, ये मंत्रिमंडल का मेमो मेरे पास है, उषा शर्मा प्रमुख शासन सचिव का। ये एक मंत्रिमंडल की स्वीकृति है आपकी, आपके समय आपने स्वीकार किया इसको। अब आने का हो गया, आपने उत्तर दे दिया और देना है, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्कुलेशन से इन्होंने अप्रूव किया है, मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आया, सर्कुलेशन से अप्रूव किया है मेरे पास। चलिए, अब आपने अप्रूव किया है। माननीय मंत्री जी, अगला लास्ट पूछे आप। ये तो फिर उत्तर आप ही देना, उत्तर आपको देना है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिजली आने से पहले ही स्मार्ट मीटर में करंट आ जाता है। कोई नहीं बोलेगा, आपका नेता बोल रहा है तो ही बोल रहे हो। कोई नहीं बोल रहा, ये इधर यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, बिजली आने से पहले इस मीटर में करंट आ जाता है। माननीय मंत्री जी, आपने सारे जवाब दिए हैं। मैं तो सीधा सा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम के जो आपने वर्क ऑर्डर जारी किए हैं वो किस तारीख को जारी किए हैं और वर्क ऑर्डर की राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा ये है, नहीं दो का ऐसे मत रोको आप भी जोगाराम जी, चलो आप तो। अरे, और दूसरा ये है कि इस फर्म को गोवा सरकार ने 5 अगस्त 2024 को ब्लैकलिस्ट किया था। तो जो ब्लैकलिस्ट होने वाली फर्म है वो टेंडर की शर्तों के अनुरूप उसका जो है वर्क ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए था, तो वो आप करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सा क्वेश्चन मेरा ये है, आप जवाब। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने दो भाई। TN संख्या 95 से हमने 16/8/2024 को एक 16/8/2000 को 96 का 16/8/2000 को 97 का कार्यादेश और ये 9 जीनस को 9 टेंडर जारी हुए हैं। उसमें 27/8 को 58 नंबर TN, 27/8 को 59 नंबर TN और 60 नंबर TN 27/8 को, और हमारा ये जोधपुर डिस्कॉम में TN नंबर 32, 33, 34, 20/8 को जारी किए गए हैं। ये इनकी जारी करने की तारीख है। हो गए 2024 यानी आपके समय में किए ना। और ये ब्लैकलिस्ट कब हो गई थी वो बता दो। माननीय मैं बता देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय,
भारत सरकार ने आरडीएसएस के कार्यों के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया हुआ है। आरईसी ने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को बोलीदाता फर्म ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए थी। इस दिशा में इन दिशा निर्देशों की प्रक्रिया के दौरान पालना की गई है। राजस्थान डिस्कॉम ने 10 मार्च 2023 को हुई 80वीं डिस्कॉम की कोऑर्डिनेशन फोरम में की बैठक में निर्णय के आधार पर 13 मार्च 2023 को संशोधन किया कि किसी भी निविदा प्रक्रिया में वही फर्म भाग ले सकेगी जो बिड प्रस्तुत करते समय किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी के अंतर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा निवारण अधिनियम ICSCT 1988 के तहत किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो। और इसके बाद आईईसी ने 22 जून 2023 को निविदा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट की शर्तों में बदलाव किया, जिसके अंतर्गत राजस्थान डिस्कॉम ने 6 नवंबर 2023 को द्वितीय संशोधन किया, जिसके अंदर कोई भी फर्म जो कि राजस्थान सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग, संस्था से ब्लैक लिस्टेड है तो वो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगी। इसलिए ये गोवा में ब्लैक लिस्टेड थी, राजस्थान में नहीं थी। इसका संशोधन आपकी सरकार में डिस्कॉम ने किया था, ये उसी को लागू है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगला प्रश्न हो गया, 25 मिनट हो गए, एक ही प्रश्न हो 20 मिनट हो गए, कब तक चलाऊंगा? श्री कालीचरण सराफ, 20 मिनट हो गए, अलग से चर्चा में आ जाओ, चर्चा में प्रश्नों को मैं कर लूंगा। आप इस चर्चा में नोटिस दे दो, मैं आ जाऊंगा। चर्चा में आ जाओ, चर्चा में आ जाओ। कालीचरण सराफ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लाइसेंस शुदा एग्रीगेट से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु कैब का कंपनीवार एवं जिलेवार विवरण प्रचिति 1 पर संलग्न है। विभाग द्वारा 15/7/2013 को ब्लैक लिस्ट होने के बाद में वर्क ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, मंत्री जी बताएं। 13/8 ब्लैक लिस्ट होने के बाद में वर्क ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, बताएं मंत्री जी। 2013 को ब्लैक लिस्ट होने के बाद में सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया है। 30 मिनट हो गए। एग्रीगेटर वाहनों के लिए विभाग द्वारा प्रत्यक्ष से किराया निर्धारित नहीं किया गया है। चर्चा में विभाग द्वारा एग्रीगेटर को अनुमति दिए जाने एवं उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण करने के संबंध में दिनांक 25/11/2016 को राजस्थान और डिमांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन बाय पब्लिक सर्विस व्हीकल्स 2016 जारी किए गए हैं। उक्त नियमों के आधार पर वर्तमान में एग्रीगेटर्स को अनुमत किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 1/7/2025 को मोटर व्हीकल एग्रीगेट गाइडलाइन 2025 को जारी की गई है। मोर द्वारा जारी गाइडलाइन का अध्ययन कर राज्य में गाइडलाइन बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आपने अपने जवाब में बताया कि जयपुर शहर में कई कैब कंपनियों की 20,000 से अधिक कैबें चल रही है और 3 लाख से ज़्यादा लोग रोज इसमें सफर करते हैं। तो आप ये गोलमोल जवाब मत दीजिए, ये बताइए कि आप स्पष्ट पॉलिसी कब तक बनाएंगे, स्पष्ट पॉलिसी कब तक बनाएंगे जिससे जो मनमानी चलती है कैब चालकों की वो नहीं चले। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेंट ए कैब स्कीम 1989 तथा परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा जारी रेंट ए बाइक पॉलिसी 1997 व राजस्थान बाइक टैक्स पॉलिसी 2017 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कैब कंपनियों को अनुमानित किए जाने की कार्रवाई की जाती है। परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा एग्रीगेट जाने एवं इनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण करने के संबंध में दिनांक 25/11/2023
उक्त नियमों के तहत वर्तमान में एग्रीगेटर्स को अनुमत किया जाता है। विभाग द्वारा ऑटो रिक्शा के किराया निर्धारण के संबंध में दिनांक 15/7/2013 को अधिसूचना जारी की गई थी तथा दिनांक 13/8/2007 को टैक्सी कैब, दिनांक 8/4/2013 को प्रीपेड टैक्सी कैब का किराया निर्धारण किया गया है। एग्रीगेटर वाहनों के लिए विभाग द्वारा प्रत्यक्ष किराया निर्धारण नहीं किया गया है। अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 1/7/2025 को मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइन 2025 जारी की गई है। उक्त गाइडलाइन के आधार पर विभाग द्वारा एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 जारी किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नवीन एग्रीगेटर पॉलिसी जारी सकेगा। एग्रीगेटर कैब कंपनी लाइसेंस प्राप्त किए जाने हेतु ऐसी कंपनियों को न्यूनतम 50 मोटर कैब अथवा अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन आवश्यक है। रेंट एंड कैब स्कीम में न्यूनतम 50 मोटर कैब जिसमें 50% वातानुकूलित वाहन आवश्यक है। राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी 2017 में न्यूनतम 1 दुपहिया वाहन आवश्यक है। रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम में न्यूनतम 5 दुपहिया वाहन आवश्यक है। आपने पूछा ये कब तक, लेकिन जल्दी ही इसका पोर्टल भी बन जाएगा, पॉलिसी भी बन जाएगी और जल्दी आने वाले 3-4 महीने में इसका करा दिया जाएगा। गोपीचंद मीणा, प्रश्न संख्या 85। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित कोटड़ी उपखंड में नवीन औद्योगिक क्षेत्र रेडवास की स्थापना बाबत ग्राम रेडवास में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण रीको को किसी भी भूमि का आवंटन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ग्राम कोदिया की 20 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसके आरक्षण आवंटन की टाइगर फोर्स टीम ने प्रशासन से राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 25-26 में घोषित नवीन औद्योगिक क्षेत्र पीपलून हेतु ग्राम पंचायत पीपलून तहसील जहाजपुर की 31 हेक्टेयर भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2025 में रीको के पक्ष में किया जा चुका है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र के नियोजन का कार्य प्रक्रियाधीन है। नियोजन पश्चात औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएंगी। राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 25-26 में घोषित नवीन औद्योगिक क्षेत्र पंडेर हेतु ग्राम गुलाबपुरा पटवार मंडल टिटोड़ी तहसील जहाजपुर की 19 हेक्टेयर भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा 7 फरवरी 25 को रीको के पक्ष में किया जा चुका है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। माननीय सदस्य। अन्य अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्राम रेडवास में उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भी अन्य ग्राम में भूमि आवंटन का प्रस्ताव तैयार क्यों किया गया, और ग्राम रेडवास या अन्य जगह भूमि आवंटन कब तक भूमि आवंटन की प्रक्रिया के औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कब तक करवा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक साहब को कहना चाहता हूं कि जमीन का जो चिन्हीकरण होता है किसी भी जिले के अंदर, उसकी जिम्मेदारी वहां के रेवेन्यू विभाग के पास होती है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होती हैं। औद्योगिक विभाग एक ऐसी जगह होना अनिवार्य है जहां से उद्योग हो सके। उसी के लिए रेडवास में जब जमीन नहीं पाई गई, उपयुक्त जमीन नहीं पाई गई, तो कोदिया ग्राम पंचायत के अंदर जमीन दे दी गई। मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक साहब को ये बताना चाहता हूं कि आप काम करने की स्पीड देखिए।
ये 2025-26 के अंदर ये घोषणा हुई, यानी एक ही वर्ष के अंदर हमने 3 औद्योगिक क्षेत्र के लिए काम करना शुरू करा, जिसमें कोडिया का लैंड अलॉटमेंट अभी प्रोसेस में है, पीपलून का लैंड अलॉट हो चुका है जिसके ऊपर अभी प्लानिंग हो रही है और प्लानिंग के बाद में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी। पंडेर जो तीसरा औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर लैंड अलॉट हो गया है, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है, अब वहां पर डेवलपमेंट शुरू होगा। ये तेज गति से काम हुआ है हमारी सरकार के अंदर इस पूरे औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, मैं आपकी मार्फत राजस्थान के सदन में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर की योजना इनके कार्यकाल में इन्होंने शुरू की और आज बिना किसी कारण के मंत्री जी का पूरा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं और सिर्फ बनावटी घड़ियाली आंसू बहाकर अपने ही दोस्त को छिपा करके ये बेईमानी करना, ये कांग्रेस की फितरत में हो गया है, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। अगला प्रश्न श्री रोहित बोहरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हो गया अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आप बहिर्गमन कर रहे हो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी को। अरे प्रश्न अध्यक्ष जी, ये परिपाटी गलत है। हम बहिर्गमन करते हैं तो पीछे से चोरों की तरह बात करते हो, सामने बात करो, सामने बोलो, जाने के बाद में बोलते हो, जाने के बाद बोलते हो, हिम्मत है तो सामने बोलो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी फेस करने की, हिम्मत नहीं है विधानसभा को फेस करने की, विधानसभा को फेस करने की हिम्मत सीखो। चोरों की तरह और रखा है, विधानसभा का मजाक बना रखा है। हम बाहर चले जाए तो पीछे से बोलते हो, सामने जवाब दो, सामने पता चल जाएगा ये सरकार 2 साल से कैसी चल रही है, पता चल जाएगा आपकी सरकार को। यानी संसदीय मंत्री खड़ा होकर बोलता है 2022 में राजस्थान में स्मार्ट मीटर की योजना कांग्रेस सरकार ने लागू करी थी। आपकी बनाई हुई योजना आपने लागू करी थी और बड़े शर्म की बात है कि आपकी बनाई हुई योजना के बारे में आप बेशर्मों की सरकार है, बेशर्मों की के समय लागू हुई थी, आपकी सरकार के समय लागू हुई थी योजना। कहां गए थे उस समय, कहां गए थे उस समय 2022 में कहां गए थे आप लोग, कहां गए थे आप लोग उस समय जब आपने कांग्रेस सरकार के समय लागू हुई थी योजना। ये आज हमारे मंत्री का जवाब है। अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा। श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 12। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 12। अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन जूली साहब, जब आप यहाँ से गए तो ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि सदन चुप रहेगा। हम तो अपनी बात रख रहे थे लेकिन आप मैदान छोड़ के चले गए थे। अगर आप यहाँ रहते तो आपके सामने बात होती। इसमें जब ये लागू हुई थी कांग्रेस सरकार के समय, जूली जी शामिल थे उसमें, मंत्रिमंडल में आप भी शामिल थे इस योजना को लागू करने में। अपनी सीट से कांग्रेस सरकार के समय जूली जी आप भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। इनका बंद जो भी हल्ला जिस समय बचेगा बंद होगा। पूछ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूरे प्रदेश का मामला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि प्रश्न क्रमांक, अच्छा हो गया, 11 हो चुका। मैंने बुलाया था, नहीं हुआ था, यही हो गया। मैंने बोले नहीं तो मैंने मिनट से काम नहीं होगा। अब ऐसे ही टाइम हो रहा है। किसका जवाब दूं? 11 का दूं, 12 का दूं? गोपी चंद जी, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो जो अगला हो गया क्रमांक खंड 3 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहूँगा कि LRTPP के नियम 70(3) में स्पष्ट ये आदेश है कि मैंने बोला
उप पंजीयन निश्चित करेगी सरकार। बोली की कीमतों और उचित अपेक्षित गुणवत्ता के प्रति सुसंगत है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो कार्य हो रहे हैं उसमें 52% बिलो, अहमदी सिंचाई परियोजना का 38% बिलो, हत्यादह का लगभग नहर का जो 43% बिलो और भोये लहनीकट का 42% जो बिलो टेंडरिंग हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। मेरा अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से निवेदन है सरकार से कि हम जो ये काम करा रहे हैं इनमें आप कोई समिति बनाकर, कोई कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में जो लो टेंडरिंग, लो जो बिड हमारी होती है उसमें अनबैलेंस बिड जो जमा होती है उससे कोई फायदा नहीं होता और गुणवत्ता बहुत कम होती है। उसमें हम अपन सरकार के माध्यम से कमेटी बनाकर उसको दोबारा रिटेंडरिंग कराने का या कोई नियमों में संशोधन करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तव में बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है, क्योंकि जब कभी एक टेंडर डालते हैं तो उस वक्त जिसकी कैपेसिटी सिर्फ एक टेंडर के लिए होती है, बाकी 7 में डालने में से वो कम से कम 50 टेंडर भी ले सकता है। इसमें कई चीज़ें हैं, इसकी वजह से कई कॉन्ट्रैक्टर जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है वो ज़्यादा ले लेते हैं। इसके लिए मैं माननीय सदस्य से भी सबसे सुझाव लेने के लिए मैं कमेटी बना रहे हैं। आरटीपीपी एक्ट के अंदर हम क्या संशोधन कर सकते हैं कि जिसकी वास्तव में जितनी कैपेसिटी वही ले, तो एक समय पे टेंडर डालने पे कई ज़्यादा टेंडर वो ले लेता, न्यूनतम आ जाता, फिर वो काम नहीं कर पाता। ये समस्या पीएचईडी में, इरिगेशन में सभी विभागों को मारी है। इसके लिए ये राजाखेड़ा के अंदर जो माननीय सदस्य की इनकी भी यही प्रॉब्लम है, इसके लिए हम कानून बना रहे हैं। प्रश्न का माननीय सदस्य, प्रश्न का समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। एक, बीच में नहीं बोलेंगे, आसन पांव पे बिराजिए, वहीं बैठो। श्री रामनिवास गवड़िया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पर्वतसर निवासी सूबेदार के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती रमीला खड़िया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ में ट्रोमा सेंटर का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनोज कुमार सादुलपुर सदस्य की ओर से प्रदेश में एसआई भर्ती रद्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में विद्युत समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से प्रदेश में धानका जाति की भांति ही अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर शिखा भील बराला सदस्य की ओर से सामोद वीर हनुमान मंदिर क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगर राम गेदर सदस्य की ओर से नगर पालिका सूरतगढ़ द्वारा नियमविरुद्ध तरीके से भूमि आवंटन किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मोतीराम सदस्य की ओर से माउंट आबू और आबू रोड में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से मुंडावर पंचायत समिति द्वारा राजकीय धन के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पिलानी में राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चूरू जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री घनश्याम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री लक्ष्मण सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री पुष्कला डांगी सदस्य की ओर से डबोक थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनोज कुमार
सुजानगढ़ सदस्य की ओर से गत दिनों अतिवृष्टि से सुजानगढ़ शहर में हुए नुकसान एवं जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में राजकीय विद्यालय की छत गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से धरियावाद उदयपुर मार्ग पर वाकली पुलिया से मायदा घाट सेक्शन तक होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुष्करलाल डांगी, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़, श्री सुरेश गुर्जर एवं थावरचंद को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में बजट आवंटन उपरांत भी उप जिला चिकित्सालय फुलेरा के भवन का निर्माण पूर्ण न होने के संबंध में श्री बहादुर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र वैर की ग्राम पंचायत बाछरैन तथा पिदावली की विद्युत समस्याओं का निराकरण किए जाने के संबंध में श्रीमती रमीला खड़िया सदस्य की ओर से प्रदेश में परिवार के बिना सहमति के होने वाले विवाहों को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान किए जाने के संबंध में श्री रामनिवास कावड़िया सदस्य की ओर से नागौर जिले में अतिवृष्टि से किसानों एवं आमजन को हुए नुकसान का सर्वे कराकर तत्काल राहत प्रदान किए जाने के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीम में चंबल परियोजना के सुगम संचालन हेतु परियोजना खंड आसीन के कार्यालय को उपखंड भीम में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों की आवश्यकता के अनुरूप जल प्रवाह बनाए रखने के संबंध में श्री आदुराम मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चोटन में निवासरत पाक विस्थापितों को आवासीय भूखंड एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटरों पर तत्काल रोक लगाकर प्रकरण की जांच किए जाने के संबंध में श्री अजय सिंह सदस्य की ओर से डेगाना मेड़ता एवं जायल के किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंध में श्री छोटू सिंह सदस्य की ओर से उप निवेशन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 11 अगस्त 25 को निरस्त किए जाने के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी कार्यालय एवं कृषि मंडी यार्ड हेतु भूमि आवंटन किए जाने के संबंध में श्री अशोक कुमार कोठारी सदस्य की ओर से प्रदेश में शहरी निकायों के चेयरमैन ऑब्लिक मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराए जाने के संबंध में श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में अतिवृष्टि प्रभावितों का सर्वे कराकर तत्काल सहायता उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्री सुखवंत सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के रामगढ़ कस्बे हेतु ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत कराने के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए आर्म्स लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। शलाका द्वारा चयनित सदस्य सूची पर्ची दिनांक 3 सितंबर 2025 को शून्यकाल में बोलने के लिए 48 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है। श्री गोविंद प्रसाद खरीफ की फसल खराबा के संबंध में श्री छगन सिंह राजपुरोहित जवाई बांध में पानी की आवक को देखते हुए फाटक खोलकर पानी जवाई नदी में छोड़ने के संबंध में श्री धर्मपाल विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के जसरापुर गांव में पुलिस चौकी के स्थापना के संबंध में श्री चंद्रभान सिंह चौहान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित विभिन्न सीमेंट की फैक्ट्रियों एवं कारखानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में भागीदारी नहीं होने की उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्य श्री पुष्कर लाल डांगी। डबोक थाने से मात्र 500 मीटर दूर एक अवैध रूप से दारू की दुकान चलती है। वहाँ रात को
कुछ व्यक्तियों ने नशा किया और एक 8 साल की नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ कुकर्म किया, बेहोश हो गई। रात को 12 बजे उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल लेके गए। सुबह उसके परिवार के लोगों ने थाने के बाहर बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने न्याय की मांग की। तो 1 बजे तक कोई प्रशासन ने जवाब नहीं दिया। कुछ लोग थे जो आक्रोशित होकर पुलिस के ऊपर पथराव किया। कुछ लोगों के गाड़ियाँ भी टूटी, पर जो निर्दोष लोग थे 39, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उसके परिवार के लोग, उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल के अंदर डाल दिया। आज वो 10 दिन से जेल के अंदर बंद है। तो मेरा निवेदन है आपसे, अवैध रूप से दुकान चल रही थी, दोषी कौन है? थाने से 500 मीटर महज दूर, उसका जिम्मेवार कौन है? और गलत तरीके से निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया। 39 लोगों को अभी भी वो जेल में बंद है। ऐसी धारा लगी है जिनकी 1% कोई गलती नहीं है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि जो निर्दोष लोग हैं उनके लिए आप व्यवस्थित कार्रवाई करवावे, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो लोग इस अवैध रूप से दारू की दुकान चलाने में सक्रिय है उनके खिलाफ जो भी अधिकारी है उसके खिलाफ आप जांच करवावे। ये मेरा निवेदन है। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़। अब हो गया, इसमें बोलते नहीं, इसमें कोई जवाब नहीं, आज तक नहीं हुए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नई व्यवस्था सोचेंगे आप लोग सुझाव। अभी जिस तरह से पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हो रही है, उसी क्रम में सुजानगढ़ शहर के अंदर 23-24 अगस्त को 2 दिन बड़ी भारी बरसात हुई, और उस भारी बरसात में नुकसान कितना हुआ है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि FCI गोदाम, जो सरकारी गोदाम है, वो 7 फीट पानी से अभी भी 10 दिन के बाद भरा पड़ा है। 1,80,000 गेहूं की बोरियां उसमें पानी में डूबी हुई है। गरीबों का वो गेहूं सड़ने की स्थिति में आ गया है पूरी तरह से। पूरा शहर बदबू मार रहा है, बीमारियां फैलने की आशंका हुई है, पर FCI अभी तक उस गेहूं को बाहर निकालने की स्थिति में नहीं हुई है। ऐसी जबरदस्त बारिश हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस बारिश के कारण 10 दिन बाद भी गर्ल्स कॉलेज 6-6 फीट पानी से भरा पड़ा है, स्कूलें पानी से भरी पड़ी है, और अभी तक पानी निकासी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ नगर परिषद अपने कोई संसाधन लगाकर कर रही है। आपदा विभाग अभी तक पूरी चेता नहीं है कि आज 10 दिन हो गए कि किस हालत में उस शहर की स्थिति है, कैसे वहां लोग अब जीने के, क्योंकि बीमारियां फैलने वाली है। 1,80,000 बोरी गेहूं सड़ रहा है, जिसको नहीं निकाला जाता। आप जरूर कहा कि कितनी दुर्गंध उस गेहूं की पूरे शहर में फैलने वाली है। इतनी जबरदस्त आपदा हुई है, पर निकासी के लिए न तो कोई जयपुर की टीम पहुंची है, न कोई मंत्री वहां, न कोई और अधिकारी वो देखने का आया है कि क्या स्थिति शहर में हो रही है अतिवृष्टि की। पानी निकासी हो नहीं पा रही है, संसाधन लगाए नहीं जा रहे हैं, बार बार मांग के बावजूद नहीं लगाए जा रहे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत सरकार एक्शन ले, पहले शहर का पूरा पानी निकाले, उसके बाद में जो 80 करोड़ की ड्रेनेज योजना उस शहर के लिए स्वीकृत हुई है, 3 साल पहले स्वीकृत हो गई, 25 करोड़ के टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर गए, पर उसका वर्क ऑर्डर को दिया नहीं जा रहा है। अगर वो समय पर वर्क ऑर्डर दे देते तो आज शहर में ड्रेनेज का काम हो चुका होता, और ये इस तरह की जो जल भराव की समस्या है वो नहीं होती। सिर्फ समीक्षा के नाम पर जो 6 महीने के लिए रोका रहा था, आज 2 साल सरकार को बनने के आ रहे हैं, पर अभी तक वर्क ऑर्डर देकर उस ड्रेनेज समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। और ये समस्या पूरे प्रदेश में जिस तरह से अतिवृष्टि हुई है, हो रही है, इसलिए सरकार को तुरंत पूरे प्रदेश में गिरदावरी करानी चाहिए, और जो किसानों को नुकसान खराबा अतिवृष्टि के हुआ है उसके लिए तुरंत गिरदावरी कराकर उसका एक राहत दे, ताकि मुआवजा समय पर मिल सके। धन्यवाद। श्री सुरेश गुर्जर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झालावाड़ जिले की मनोर थाना तहसील के पिपलौदी गांव में 25 जुलाई 2025 को एक सरकारी स्कूल भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई और 21 बच्चे घायल हो गए। ये घटना इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। ये हादसा शिक्षा विभाग की लापरवाही का परिणाम है, क्योंकि स्कूल की इमारत कई वर्षों से जर्जर थी। गांव वाले लंबे समय से स्कूल भवन की मरम्मत की वहां के स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे थे, और आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षा विभाग के विद्यालय की सूची में इस
स्कूल का नाम सम्मिलित नहीं है। प्रदेश में 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। झालावाड़ जिले सहित पूरे प्रदेश की जनता ने व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने वहां जाने का साहस तक नहीं जुटा पाए। और तो और यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री घटना स्थल पे तो नहीं पहुंचे और हॉस्पिटल में एक प्राइवेट गाड़ी में चुपके से मध्य प्रदेश के रास्ते से पहुंचे। ये हमारे लिए शर्म की बात है। स्कूल की छत गिरना एक दुर्घटना नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की पोल खोलने वाली सच्चाई है जो हमारी आंखें खोल देती है। इसके लिए हमें मासूम बच्चों को बलिदान देना पड़ा। छत गिरने के बाद वहाँ के प्रशासन ने विद्यालय भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे भ्रष्टाचार के मलबे की चादर डल जाए, इसके लिए कृत्य जनमानस को कई शंकाएं पैदा करता है। इस हादसे में सरकार ने मृतक बच्चों को मात्र 10 लाख रुपए दिए। सरकार से मेरी मांग है कि इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है, 7 बच्चे मर गए, मंत्री जी बात कर रहे हैं। इससे और ज्यादा क्या होगा? ये हादसा नहीं, हत्या है। ये सिस्टम की हुई हत्या है। ये बच्चों की जान लेने वाला आप हो। आप लोगों को श्री थावरचंद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरी विधानसभा के नजदीक दरियावत से उदयपुर मार्ग पड़ता है। इस दरियावत से उदयपुर मार्ग पर वाकली पुल से धार माहिदा एक घाट सेक्शन बना हुआ है। इस घाट सेक्शन के ऊपर जब भी कोई राहगीर अनजाने में गुजरता है या जब भी कोई व्यक्ति वहां से गुजरता है, हर महीने के अंदर लगभग 4 से 5 मौतों का आंकड़ा है। ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता है और लगातार गंभीर दुर्घटनाएं होती है। इसको देखते हुए पूर्व में प्रशासन और सरकारों ने बजट स्वीकृत किया था। आनन फानन में उसका टेंडर होता है और आनन फानन में टेंडर होने के बाद में इस बजट को खर्च करने के बाद में वहाँ के कर्मचारियों की भारी लापरवाही होती है और मौतों का घटना रुकती नहीं है। कल ही मेरी विधानसभा के पिपलिया गांव के लोग जब सावरा जी के अंदर दर्शन करने जा रहे थे, इस तरह की फिर से एक दुर्घटना हुई और उनमें से एक जना इस दुनिया। मैं मां प्रकृति से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन सरकारों से उम्मीद करता हूं ये मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता नहीं जाए और इस तरीके के साथ में जो लोग जान गंवा रहे हैं उनके लिए ठोस कदम उठाया जाए, अतिरिक्त बजट दिया जाए, सड़कों को चौड़ी किया जाए ताकि रास्ता मिले। और ये मौतें किसी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि कोई वहां से दूर प्रदेश से आकर उन सड़कों पर के व्यापारी जाता है, जब उनकी लाशें घर जाती है तो उनका परिवार होता है। इसलिए सरकार इसको गंभीरता से पुनः बजट जारी करे और इस बार सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ में उसको इस्तेमाल कराए। धन्यवाद। श्री विद्याधर सिंह, श्री बहादुर सिंह, अब हो गया। श्री बहादुर सिंह, श्रीमती रमीला खड़िया। ऐसे थोड़ी हो, ये इस वातावरण में तो या तो पार्टी के साथ रहो। श्रीमती रमीला खड़िया, श्री रामनिवास गावड़िया, श्री हरि सिंह रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से दोनों में से एक प्रोफेसर सहित दोनों में से एक जगह दोनों काम नहीं हो सकते। श्री हरि सिंह रावत, श्री डूंगरराम गेदर, श्री आदूराम मेघवाल, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा या तो नारे भी लगाओगे, कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष कांग्रेस दल के हो उल्लेख प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा क्षेत्र में विगत लंबे समय से निवासरत परिवारों को एक ही दल के आवास भूखंड या किए जाने के संबंध में इनके साथ रहोगे। अध्यक्ष महोदय इंडिविजुअल थोड़ी जाएगा विषय में
लेख है कि मेरे निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 64 में इंडिविजुअल नहीं जाता कोई, या तो दल काम लंबे करता है। दशकों से हजारों की संख्या में पाक विस्थापित नहीं, तो परिवार, इधर से यहाँ ये सीटों में जाओ, आबादी सीटों में भूमि, जाओ, मैं अनुमति दे दूंगा। गोचर भूमि या अन्य दोनों सुरक्षित काम जगहों एक पर साथ नहीं हो निवासरत सकते। है। यहाँ भी करो, वहाँ भारत से बोलो। पाक 1971 नहीं, युद्ध वो के यहाँ थोड़ी आ रहे दौरान हैं, वो यहाँ थोड़ी आ रहे हैं। शिमला समझौता की शर्तों के नहीं, अनुसार आपके भाई नहीं, यहाँ तो भारत सीट पे द्वारा जाओ, मैं करूँगा, पश्चिमी भाग पर दोनों- कब्जा किए अब गए ये इसमें क्षेत्र तो को मसले वापस थोड़ी बोलेंगे देना आप। पड़ा। उस समय पाकिस्तान में निवासरत हजारों परिवारों ने अपना स्रोत त्याग कर भारत भूमि पर आ बसे। यहाँ उनके तत्कालीन सरकार द्वारा कैंपों में रखते हुए सहयोग भी प्रदान किया गया। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री भैरू सिंह शेखावत जी की भाजपा सरकार द्वारा प्रथम बार खड़े नहीं। एक सामान्य आदेश माननीय निकाला सदस्य। गया कि प्रदेश में पाक माननीय विस्थापित सदस्य। परिवार जहां अरे जिस सीधे जगह पर निवासरत है उन्हें बेदखल नहीं किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्र में वर्तमान में पाक विस्थापित परिवारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई परिवारों ने आवास तक बना दिए हैं, परंतु उन्हें अभी तक आवासीय भूखंड या पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी एवं माननीय पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि विधानसभा क्षेत्र 64 में विगत लंबे समय दशकों से गोचर आबादी भूमि या अन्य सुरक्षित स्थान पर निवासरत पाक विस्थापित परिवारों को आवासीय भूखंड अथवा पट्टे आवंटित किए जाए। साथ ही उन्हें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं का उचित लाभ प्रदान किया जाए। धन्यवाद। श्री मनीष यादव, श्री मनीष यादव, श्री मनीष यादव, श्री अजय सिंह, श्री अजय सिंह, श्री अजय सिंह, श्री छोटू सिंह, श्रीमान छोटू सिंह, छोटू सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत जैसलमेर में भूमिहीन आवेदकों को विशेष नीलामी दरों से भी अधिक मूल्य पर भूमि आवंटन के लिए उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 11/8/2025 को निरस्त करने के संबंध में महोदय जी, जैसलमेर जिले के स्थानीय भूमिहीन लोगों को द्वारा वर्ष 2004 में सामान्य आवंटन हेतु आवेदन पत्र जमा किए। वर्षों के प्रयास के बाद सरकार ने दिनांक 24/6/2025 को सामान्य आवंटन के लिए समय सारणी जारी कर लंबित फाइलों में 15 अक्टूबर 2025 तक आवंटन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू हुई, सरकार की उपनिवेशन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 11/8/2025 जारी कर सामान्य आवंटन के लिए भूमि की दरों में असाधारण बढ़ोतरी कर उसे डीएलसी दर के अनुसार तय किया गया। एक मुरबे की कीमत 1 लाख से बढ़ाकर 12 से 35 लाख तक कर दी। जहां पहले प्रति बीघा 4,000 रुपये कीमत थी, वह बढ़ाकर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये 50,000 रुपये की प्रति बीघा कर दी है। अर्थात कीमतों में 1200 से लेकर 3500% तक बढ़ोतरी कर कीमत विशेष और नीलामी श्रेणी से भी अधिक कर दी गई है। इसमें किसी जनप्रतिनिधि से राय नहीं ली गई। अधिकारियों ने मंत्री जी को भी अंधेरे में रखा। स्थानीय लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म आज तक किसी ने नहीं किया। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आज ही सरकार नोटिफिकेशन दिनांक 11/8/2025 को तुरंत वापस लें और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। धन्यवाद। श्री पूसाराम गोदारा, श्री पूसाराम गोदारा, श्री अशोक कुमार कोठारी। आभार अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव चेयरपर्सन
मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा कराए जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय, देश के लगभग सभी प्रदेशों में चेयरपर्सन मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से होता है, जिससे पारदर्शिता के साथ साथ जन भावना का सम्मान और स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व का चयन होता है। राजस्थान में चेयरपर्सन मेयर का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता है, जो लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल नहीं है। कई बार बहुमत नहीं मिलने पर दलगत राजनीति के साथ साथ धन बल, भुजबल के प्रयोग से ऐसे व्यक्ति उस पद पर आसीन हो जाते हैं जो जनता की लोकप्रियता को किनारे कर निज हितों को प्राथमिकता देने वाले होते हैं, जो कि भ्रष्टाचार को इंगित करता है। इस प्रक्रिया में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, जो लोकतंत्र प्रक्रिया के विपरीत है। लोकतंत्र का असली मतलब है सरकार जनता की हो, जनता के लिए काम करे, जनता के द्वारा चुनी जाए। ये सच्चा लोकतंत्र है, जहां नागरिकों की आवाज मायने रखती है। दल का फायदा समझने वाले को यह भी समझना चाहिए कि पार्षदों के माध्यम से अपना चेयरपर्सन मेयर लाकर तब अधिक बदनाम होते हैं जब अपने चयन में खर्च किए धन की वसूली के दुष्चक्र का शिकार होते ही जनता की स्थानीय निकाय लूट खसोट के केंद्र में तब्दील हो जाती है। जनता के प्रत्यक्ष मतदान से चुने गए चेयरमैन मेयर जनता के प्रति जवाबदेहिता रखेंगे। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अधिकांश राज्यों की तरह राजस्थान में भी शहर निकायों में चेयरमैन मेयर के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाए। धन्यवाद। श्री चेतन पटेल, श्री चेतन पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। यहाँ खड़ा था अभी। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ कस्बे में। अरे बैठो बैठो। चेतन पटेल, चेतन पटेल। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से आपके माध्यम से